हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लेके आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ सीटेट का जो हिंदी पार्ट 2 होता है। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो आपको लैंग्वेज में हिंदी चुनना होता है, या तो हिंदी एक चुनिए या तो हिंदी दो चुनिए। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे हिंदी सेकेंड, और ये हमारी हिंदी की सेकेंड क्लास है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। अगर बात करते हैं सीटेट का, तो पहले हिंदी की क्लास यूट्यूब चैनल जो कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो कि अगर हम बात करें इस सेशन में तो हिंदी सेकेंड हम लोगों को कराना है। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले क्या किसी ने खूब कहा है कि अगर मैं नफ़रत के काबिल हूँ, अगर मैं नफ़रत के काबिल हूँ तो सोचिए मत, शौक से करिए, सोचिए मत, शौक से करिए। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और बड़ा उम्दा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके उपस्थित हूँ, जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लेके उपस्थित हो। अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने वेट कर रही हैं, जैसे कि केवीएस की वैकेंसी होगी, बिहार फोर्थ का जो टीआरई 4 आने वाला है उसके लिए हो गया, आपकी यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो अदर स्टेट में भी वैकेंसी आपको देखने को बहुत जगह मिल जाएगा। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में, और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए। तो हिंदी आप सेकेंड है, ये आपका 5 भाग हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाषा सेकेंड, हिंदी सेकेंड की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण क्या गया है, कुछ निर्देशन दिए गए हैं हमें, हम इसको देख लेते हैं कि विद्यार्थी भाग 5 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्हें भाषा सेकेंड का विकल्प हिंदी चुना हो। ये चीज़ें आप अपने एडमिट कार्ड पे देखते हुए जाइएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन बड़े उम्दे उम्दे लेके आया हूँ। दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, जो 21 से लेकर 28 तक के। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको इसी पैराग्राफ के आधार पे 21 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें देने हैं। तो आइए हम पैराग्राफ शुरू करते हैं, और हम लोगों का पैराग्राफ क्या है। ओके, चलिए तो ये पैराग्राफ को ध्यान से देखिएगा कि इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की हुई है कि अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमजोर हो रहा है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर घोष ने भी यही कहा है। चैत यानी मार्च अप्रैल के महीने में अगर बारिश होती है तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार की के मानसून की नहीं है। अमेरिका में हाल ही में तेजी से पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा गया है कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसे नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारे पर बसे महानगरों, कस्बों और गांवों के करीब 40 करोड़ आबादी की पानी से जुड़ी ज़रूरतों को यह पूरा करती है। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया है कि इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का
2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो गया है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि भारत के हिस्से में हिमालय में 9,775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें अकेले उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पे 968 ग्लेशियर हैं। अब अगर इनके पिघलने की रफ्तार तेज होती है तो क्या होगा। तो ये हमारा पैराग्राफ था, हमने एक एक चीज़ पढ़ लिया। अब हम लोगों को 21 से लेके 28 तक के क्वेश्चन करने हैं। चलिए आइए, ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। पढ़ने के बाद जो चीज़ें हम लोगों को नज़र में आती है कि भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, कारण क्या है। ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, ग्लेशियरों का के क्षेत्रफल में कमी आना, ग्लेशियर के क्षेत्र में वृद्धि होना। तो क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं क्या हो रहा है, तो ग्लेशियर जो है कि तेज़ी से क्या हो रहा है, पिघल रहे हैं, जो जैसे कि हमें पैराग्राफ में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितनी है। अभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 87 करोड़, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 30 करोड़, और ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि 40 करोड़, और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है 96 करोड़। अगर हम बात करते हैं कि आबादी कितनी है, तो आबादी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कितना, 40 करोड़ इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें भी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्या वाक्य में रेखांकित पद है। ओके, हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, तो धीरे धीरे। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो रेखा वाला पद है ये धीरे धीरे, तो वो क्या है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या परिशेषण है। तो हमें बताना है कि ये क्या है 123 के, तो ये क्या है, हमारे क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। देखिएगा 124 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। खाद्य संकट, रोजगार संकट, जल संकट, पर्यावरण संकट। आपको बताना है कि जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है गद्यांश, उसमें किसकी बात की गई है। तो उसमें बात की गई है हम लोगों का जल संकट के बारे में कहा गया है, क्योंकि ग्लेशियर जो है कि पिघल रहे हैं, पिघल के धीरे धीरे अगर ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो ऊपर से पानी आना बंद हो जाएगा, नदी सूख जाएगी। तो संकट कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोगों का जो संकट उत्पन्न होगा वो पानी के जरिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है कि अल नीनो का प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर, मानव पर। अगर मैं बात करूं 125 नंबर क्वेश्चन की, अल नीनो जो चलता है वो किस पे प्रभाव अपना छोड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है अपना मानसून पे। मानसून पे इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। जब अल नीनो चलता है तो अमेरिका के साइड, जो अमेरिका के देश होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही बात करते हैं अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर के पूर्व वाले एरिया में, यहाँ पे बारिश बिल्कुल ही क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ देखने को मिलता है, अगर अल नीनो चल रहा है तो ये मानसून पे देखने को सबसे ज़्यादा इसके हिस्से को देखने को मिलता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। कहा गया है 126, इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। इस वाक्य में रेखांकित पद है, जो ये रेखा वाला पद है ये आपको दिख रहा है कि 2.25 किलोमीटर, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या सर्वनाम विशेषण है। तो हमें बताना है 126 का कि ये क्या है, तो ये हमारे परिणामवाचक विशेषण है। ओके,
सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। परिणामवाचक जो है कि ये हम लोगों का विशेषण है। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अमेरिका में, भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में, पाकिस्तान में। अगर हम गद्यांश में पढ़े तो गद्यांश में यही बताया गया है कि भारत में संकट आने वाला है 2050 तक, जबकि नदियां सूख जाएंगी, ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारा द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए, और इस सेशन का इस पैराग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों के। कहा गया है कि पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पर्याधन आवरण, दो कह रहा है कि परिधन आवरण, और थर्ड कह रहा है कि परिधन आवरण, और फोर्थ कह रहा है परधन आवरण। ओके, हमें बताना है कि पर्यावरण जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। अगर हम बात करते हैं 128 का, तो इसमें परिधन आवरण होता है, पर्यावरण होता है। ओके, परिधर आवरण होता है, पर्यावरण होता है। इस वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे आपको फिर एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, और इसे पढ़ के अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 129 से 135 तक के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए पैराग्राफ हम शुरू करते हैं, आप भी साथ में बने रहिएगा। जैसे कहा गया है कि इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है, इसीलिए पाप और पुण्य भी अस्थाई है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी नहीं करता, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ है उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता है। ओके, ये हम लोगों का पैराग्राफ था, और अब हम लोग एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है 129, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। इसमें बोला गया है कि इस संसार में कुछ भी, ओके, यहाँ पे खाली स्थान है, नहीं है तो क्या नहीं है, इस संसार में क्या नहीं है हमें ये बताना है। तो क्या अपूर्ण है, पूर्ण है, अस्थाई है, अस्थाई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहली लाइन को बड़े ही ध्यान से इस पैराग्राफ को आप देखिएगा कि इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। ओके, कुछ भी अस्थाई नहीं है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, अस्थाई है, सब कुछ अस्थाई है, तो इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा। अस्थाई है, इसका तात्पर्य होता है कि कुछ भी अस्थाई नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें है कि पाप और पुण्य दोनों क्या हैं, अस्थाई हैं, अस्थाई हैं, स्वाभाविक हैं, हानिकारक हैं। अगर हम बात करते हैं 130 का, तो ये क्या है, अस्थाई है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आइए आगे चलते हैं। पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। ओके, हमें बताना है कि पुण्य जो होता है उसके फल को हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको गद्यांश में ऊपर हम लोग जिक्र किए हैं, तो क्या है, हम फल को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं।
बड़े ध्यान से आप देखते हुए चले। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य क्या है? दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों में मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है। अगर मैं बात करूं 132 का, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों में ही बंधन है। अगर आप पाप करते हैं तो लोहे की जंजीर से आपको बंधा हुआ पाते हैं, अगर आप पुण्य करते हैं तो सोने की जंजीर से आप बंधे हुए अपने आप को पाते हैं। तो इस वजह से क्या है, आप हमेशा बंधे हुए हैं, इसमें दोनों में ही क्या है, बंधन है। ओके, चलिए, इस लिहाजा से हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, की जंजीर से बंधे हुए हैं। स्वर्ण और लोहे की जंजीर से, लोहे तथा पीपल की जंजीर से, पीतल की जंजीर से, लोहे स्वर्ण की जंजीर से, या पीतल लोहे की जंजीर से। पहले क्या है, पाप है, तो पाप किससे बंधा हुआ है, तो पाप आपका बंधा हुआ है लोहे से। पुण्य है तो पुण्य किसके है, सोने से, स्वर्ण से। तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः लोहे और स्वर्ण की जंजीर से की गई है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आप यूं चुटकी में बनाते हुए आप आगे चले जाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 134 के अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि समूह से भिन्न शब्द है। ओके, तो क्या फल है, स्वतंत्र है, अस्थाई है, प्यार है। तो इससे भिन्न है। अगर हम बात करते हैं गद्यांश की, तो उसमें जो भी ये चीज़ें आपको स्वतंत्र है, उसमें बोला गया है कि स्वतंत्र है, अस्थाई है, और उसमें फल मिलता है, पाप पुण्य का फल मिलता है, लेकिन उसमें प्यार थोड़े मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या है, भिन्न है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र का विलोम होता है। अगर स्वतंत्र है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, दास्ता हो जाएगा, परसंतता हो जाएगा। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा। अगर स्वतंत्र का विलोम की अगर बात करें तो परतंत्र हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका सेकेंड हो जाएगा। ओके, सेकेंड हो जाएगा। स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ओके, आइए, ये रहा हम लोगों का 136 नंबर क्वेश्चन। बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि बुनियादी चरण में आकलन के उदाहरण, माफ करिएगा, बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जिससे जांच पत्र व परीक्षा परीक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके, या फिर जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, या फिर विद्यार्थी की प्रगति का उससे समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। फोर्थ कह रहा है कि अध्यापक सभी विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बताइए, बुनियादी चरण का अगर आकलन करना होगा तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 136 नंबर का अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 का, तो इसमें हो जाएगा जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 136 का सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन हैं, आपको देखने में लगेगा कि हो जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन होते हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं। ओके, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। ओके, कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि उद्दीपक प्रतिक्रिया बंधन संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। 2 कह रहा है कि मनुष्य का सहजता उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है।
थर्ड कह रहा है कि विकास में कोई बंधन नहीं है। फोर्थ कह रहा है कि उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चा रहते हैं। अगर हम बात करते हैं 137 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा उसी में रहता है जहाँ उसकी संस्कृति, जो उसका समुदाय है, उसके तरफ वो क्या होता है, घनिष्ठ होता है, मतलब उसके तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। सेकंड कह रहा है कि अपने समाज में सहजात वाचकों मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से। और थर्ड कह रहा है कि श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवाद को दोहराया और अभ्यास करना। फोर्थ कह रहा है हम लोगों का कि लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर। तो हमें बताना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से अगर द्वितीय भाषा सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख सकता है। अगर हम बात करते हैं तो अपने समाज में सहजात वाचकों मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से हम क्या होते हैं, दूसरी भाषा सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश, लेकिन अगर कोई अनपढ़ ही है, अगर वो उस विदेशी लोगों के संपर्क में अगर आता है या फिर वहाँ जाता है जहाँ पे वो लोग इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो सबसे अच्छी इंग्लिश कौन बोल लेगा, जो उन लोगों के संपर्क में है। वो नहीं बोल पाएगा जो कि पढ़ने पे ध्यान दे रहा है। पढ़ने वाले भी देंगे, लेकिन ये ग्रामर के तौर पे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदुस्तान से हूँ, उत्तर प्रदेश से, अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश बोलना चाहूँ तो क्या मुझे ग्रामर के हिसाब से बोलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं गलत बोल सकता हूँ, लेकिन अगर वही फॉरेन के लोग होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश फराटे की तरह बोलते हुए चले जाएंगे। लेकिन वही हम लोग हिंदी बोलते हैं, टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी का जब पेपर आता है, जब ग्रामर के तौर पे करना होता है, तो वही पेपर हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। ऐसे ही इंग्लिश उन लोगों के लिए भी क्या हो गया, अगर ग्रामर के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो वो उनके लिए भी टफ ही नज़र आता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, बड़ा उम्दा क्वेश्चन मैं लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं। हमें बताना है कि आप क्या। अगर मान लीजिए भाषा अधिगम की अगर बात करते हैं तो ये गहन प्रक्रिया है। कहने का ये तात्पर्य है कि जब आप पैदा होते हैं तभी से भाषा की प्रक्रिया आपके साथ स्टार्ट हो जाती है, और जब तक आप ये मृत्यु आप जब तक आपकी नहीं आ जाती है तब तक ये चलती रहती है आपके साथ में। क्या इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मैं इस कथन से सहमत हूँ, बी कह रहा है कि मैं इस कथन से असहमत हूँ, सी कह रहा है मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, डी कह रहा है मैं इस कथन से आंशिक रूप से असहमत हूँ। हमें बताना है इसमें इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो मैं इस कथन से असहमत हूँ। ओके, असहमत हूँ, सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन बड़ा ही हम लोगों का जानदार है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 140 नंबर, तो कहा गया है कि कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। यह अध्यापक को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। थर्ड कह रहा है कि विविधता आने वाले विद्यार्थियों तक पुस्तक अधिक सुलभ बनती है। फोर्थ कह रहा है कि अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं।
तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसका, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विविधता वाले विद्यार्थी तक पुस्तक अधिक सुलभ होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर पे हम चलते हैं 141। ओके, आइए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 मित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? इसको एक बार और ध्यान से पढ़िए। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 मित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। ओके, इसका क्या उद्देश्य है? तो चित्र कार्ड को क्रम से लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्द का पुनरावृत्ति करना। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 142। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। ओके, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। यह है विस्तृत पठन या फिर गहन पठन या फिर निर्देशित पठन या फिर आनंद के लिए पठन। तो ये क्या है? तो अगर हम बात करते हैं तो यह, अगर हम इस तरह के जिक्र करते हैं किसी कक्षा में, तो वो हो जाएगा हमारा गहन पठन। क्या हो जाएगा, गहन पठन। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंटेंसिव। ओके, इंटेंसिव हो जाएगा, गहन पठन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि श्रव्य भाषिक विधि, सेकंड कह रहा है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड कह रहा है कि कुल भौतिक प्रतिक्रिया और फोर्थ कह रहा है संरचनात्मक उपागम। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, श्रव्य भाषिक विधि। क्या हो जाएगा, श्रव्य भाषिक विधि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द आपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या व्याकरण अनुवाद। तो किस में करना चाहिए? अगर हम बात करते हैं 144 का, तो वो हमें करना चाहिए व्याकरण अनुवाद। ओके, किस में करना चाहिए? व्याकरण अनुवाद में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषा का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर क्या होगा? बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते, समझ में भ्रमित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसे दो लैंग्वेज अगर बताई जाए या सिखाई जाए तो उससे बच्चा क्या करेगा? तो वो बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, जो कि एक भाषा के साथ साथ ही हम दूसरे भाषा को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए वो क्या होता है हमारे लिए
बेनिफिट होता है, ओके, प्रॉफिट होता है, लाभ पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा बड़े ही ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल्य साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या है? अध्यापक को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी कह रहा है कि अभिभावक को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी कह रहा है कि बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो। फोर्थ कह रहा है कि विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले में ले जाएं और जिससे कि वे पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों और रुचि पैदा करें। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो सके। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? वर्णमाला के अक्षरों और पहचान करना या विराम चिन्हों का प्रयोग करना, उचित गति के साथ पठन या समझ के साथ पठन। हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो भाषा कौशल का आकलन करते हुए एक अध्यापक को किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या है, समझ के साथ पठन जो है कि सबसे ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ही कोई चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी दूसरे को क्या ही समझाएंगे। तो समझ के साथ जो है कि एक प्रोसेस जो होता है पढ़ाई का, जो लिंकेज होता है ना, एक दूसरे से टॉपिक को क्या करते हैं, लिंक करते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से उनको समझ में आ जाए। तो समझ के साथ क्या होता है, पठन करना, ये अच्छी बातें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, एक अच्छी वाचन बोलना विधि गतिविधि वह है जिसमें, मतलब आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं लेकिन उसमें विधि कौन सी होगी? अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि अधिकांश मुखरित विद्यार्थियों का ही सहभागिता रहती है। तो आप एक अच्छे वाचन मतलब मुख वक्ता कैसे हो सकते हैं, कौन सी विधि इसमें उपयोग में लाई जा सकती है? तो विद्यार्थियों से बातचीत करके। जितना विद्यार्थी से आप बातचीत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चों से अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, शब्द मिलेंगे। जितना हम बच्चों से नहीं वरन हम किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो हमको अलग अलग चीज़ सीखने को मिलती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन और बचा है और ये हम लोगों का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 149 का, तो इसमें कहा गया है कि पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए, नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए, निर्देशित मौखिक अभ्यास के लिए, सक्रिय श्रवण के लिए। तो हमें बताना है कि ये किसके लिए है। अगर हम बात करते हैं 149 का, कि अगर कोई शिक्षक आपको कोई पाठ पढ़ा देता है फिर उसमें अलग अलग चीज़ों को बांट के समूह में कि आप यहाँ से ये पैराग्राफ आप लोग पढ़िए, ये पैराग्राफ आप लोग पढ़िए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मौखिक प्रवाह अभ्यास करवाता है। जब भी टीचर ऐसा कुछ करवाता है आपको क्लास में खड़ा करा के आपसे कोई चीज़ पढ़वाता है ना, तो आपके मौखिक प्रवाह का अभ्यास करवा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिसके कि आपके बंधु बांधु या फिर जो भी आपके दोस्त मित्र जो कि सीटेट पेपर देना है उनको
उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ओके, चलिए, समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित है, कौशल आधारित है, ध्वनियों का मिश्रण है, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्षण निकलना। समग्र भाषा उपागम क्या है बताना है हमें। तो ये क्या है हमारा? अर्थ आधारित है। क्या है? अर्थ आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने जो पेपर हुआ था, ओके, 7 जुलाई को, सॉरी माफ़ करिएगा, 7 जुलाई को, कितना? 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था 2024 को। कब हुआ था ये पेपर? 2024 को। ओके, इस पेपर का हिंदी फर्स्ट भी मैंने करा दिया, हिंदी सेकेंड भी मैंने करा दिया, मैथ भी करा दिया, ईवीएस भी करा दिया और सीडीपी भी करा दिया। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज़ इसमें करा दिया। अब इसमें की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बचा है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन और एक बचा है आपका संस्कृत वाला पोर्शन। ओके, 2 सेशन इसमें बचे हैं जो कि मैं आपको जल्द ही करा दूंगा। ओके, सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।